खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर गर्जा भीम आर्मी का हुंकार। बता दें, यूजीसी कानून के समर्थन में विशाल प्रदर्शन राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया। आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने यूजीसी से जुड़े कानून के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया। प्रदर्शन के दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार से मांग की कि दलित, पिछड़े और ओबीसी छात्रों के हित में लगाए गए इस कानून को हर हाल में लागू किया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये कानून सामाजिक न्याय और शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर लगाए गए स्टे से छात्रों में निराशा फैली है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी कई शिक्षण संस्थानों में दलित छात्रों के साथ भेदभाव और जातिगत टिप्पणियां की जाती हैं। इतिहास गवाही के ऐसे भेदभाव के कारण कई छात्रों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। धरना स्थल पर नारेबाजी और भाषण के बीच माहौल पूरी तरीके से आंदोलित रहा। बता दें, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रों के अधिकारों से समझौता किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जंतर मंतर पर आज सामाजिक न्याय की आवाज गूंज उठी। कई पार्टियों के चेहरे बेनकाब हुए, कई नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए, कई सामाजिक संगठनों के चेहरे बेनकाब हुए, और सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई नारा हुआ है तो वो नारा है जो नारा लग रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो नारा भी बेनकाब हो गया, वो नारा झूठा था। अगर वो नारा सच्चा होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की बात आती है, जब SC/ST आयोग की बात आती है, SC/ST एक्ट की बात आती है, जब यूजीसी की नई गाइडलाइन की बात आती है, तो आप आंदोलन क्यों करते हो हमारे खिलाफ? क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन करते हो? क्यों आप हमारे खिलाफ आंदोलन करके सड़कें जाम करने का काम करते हो? क्यों आप आंदोलन करके जो कहते थे कि प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उन्हीं प्रधानमंत्री को बताओ कहा गया, नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया। तो जिस प्रधानमंत्री के राज में आपको EWS मिला, उन्हीं प्रधानमंत्री को जब एक आपको काल्पनिक ऐसा लगा कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर जो है जांच बैठ सकती है, उन पे जो है उन पे मुकदमा दर्ज हो सकता है, सिर्फ काल्पनिक, कोई मामला सामने नहीं आया। हम पे तो उदाहरण है, मैं बताऊंगा पूरी बात में, हम पे उदाहरण है, कोई मामला सामने नहीं आया तो आप आंदोलन करने चलाए। क्योंकि जब भी मंडल कमीशन कहां से हिंदुओं के खिलाफ था, मुझे बताओ। अगर मेरे भाइयों को कुछ मिल रहा है और मैं विरोध कर रहा हूं तो मैं कहां से उनका भाई हुआ, आप मुझे बता। देखो, बहुत कुछ बेनकाब हुआ। बेनकाब ये हुआ है कि जाति सत्य है, जाति सत्य है, और जाति को ठुकराया नहीं जा सकता। जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, उसी को जाति के आधार पर गाली देने का काम कर दे। इसका मतलब जब तक वो व्यक्ति आपका काम करेगा तब तक आप उसको पलकों बिठा के रखोगे। जैसे ही वो कोई और इनका रोल भी नहीं यूजीसी में, तो आप उनको गाली देने लग जाओ। ये है जाति का सत्य। मैं और बताता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कल ही एक मामला हुआ एक बैंक में, 2 बेटियां थी। वो एक बेटी कहती है कि मैं ठाकुर, और दूसरी बेटी वो ब्राह्मण समाज की है। मैं तो तमाम महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन आप देखो कि उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, और दूसरी बेटी ने क्यों नहीं कहा मैं हिंदू। एक ने कहा मैं ठाकुर, दूसरे ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, और दोनों अपने अपने समाज से समर्थन मांग रही हैं, और दोनों के विरोध में एक दूसरे के समाज के लोग गाली बकने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ग की बात ही नहीं है, ये बात जातियों तक जाती है जब आपके अधिकारों पे हमला होता है। और सबसे बड़ी बात देखो, जिनके बच्चों को जो बच्चे मर रहे हैं जिनके, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई अपराध में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, एजेंसियों के आंकड़े कह रहे हैं। 118% की वृद्धि हुई, और कानून की ये गाइडलाइन कैसे बनी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि गाइडलाइन बनाओ यूजीसी को। यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई, हमने नहीं बनाई। और उस गाइडलाइन में जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, क्योंकि गाइडलाइन तो 2012 में बनी थी, 2012 में बनी थी, लेकिन जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, तत्काल विरोध शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नारे के पीछे अगर कुछ है तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों का विरोध है। इस बात को मेरी आप याद रखना। ये सरकारें, इनकी सोच पिछड़ा वर्ग विरोधी है, और हम इस बात को इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हमारे लिए लड़ रहे थे, छत्रपति साहू जी महाराज हमारे लिए लड़ रहे थे, EV पेरियार रामा नायकर, स्वामी प्यारेलाल यादव हमारे लिए लड़ रहे थे, महामना राम सुवर्मा चौधरी, महाराज सिंह भारती सर, छोटू राम चौधरी, चरण सिंह हमारे लिए लड़ रहे थे। इसलिए आज हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि हम अपने भाइयों को अकेला नहीं महसूस होने देंगे, उनके साथ हैं। शिक्षा बाजार बन गई है, शिक्षा बाजार बन गई है। गरीब आदमी अपने बच्चों को
अच्छी पढ़ाई नहीं दिला सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे? और जो चला जाता है वो हिंसा का शिकार हो जाता है, जातीय भेदभाव का शिकार हो जाता है। मैं दूर नहीं जाता, कहते हैं ना कि भाई उदाहरण की जरूरत पड़ती है। मीडिया के साथी यहाँ हैं, वर्ष 2012 में वर्धमान जो अब सफदरजंग है महावीर मेडिकल कॉलेज में SC/ST समुदाय के MBBS कर रहे छात्रों को फिजियोलॉजी के लिखित टेस्ट में जाति देखकर जानबूझ के फेल किया गया। आरोप लगे, जांच हुई और आपको जान के अचरज होगा, छात्रों की शिकायत पे जब दर्ज हुई, सरकार ने कमेटी बनाई जिसका नाम था मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी की जांच में पता लगा कि SC/ST के बच्चे के पेपर पे अंकित जाति देख के चुन चुन के फेल किया गया। तो हमारे मन में सवाल क्यों ना पैदा हो कि हमारे साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ऐसा ही नहीं, कमेटी की रिपोर्ट पे कोर्ट ने उन छात्रों को मात्र पास ही नहीं किया, दोषियों के खिलाफ 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए आदेश दिए, दोषियों पे कार्रवाई की। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि होता है डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। और हमने थोड़ा ही गाइडलाइन बनाई, हमारी पीढ़ी को आपने काफना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने सुन के गाइडलाइन बनाई। मैं धन्यवाद करूंगा कि उन गाइडलाइनों को हमारे पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा। भाई देखो, दो तरह का समाज है अभी। एक वो जो हाशिए पे गांव में रहता है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके उनके पिताजी भी अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी क्यों भेज रहे हैं? कि मेरी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानी, बीमारी, तकलीफों को ये मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS प्रोफेसर बन के 2 रुपए कमा के सम्मान का जीवन खुद भी जिएगा, मेरी तकलीफों को भी दूर करेगा, मेरे दरिद्र को भी काटेगा। वो बच्चा पढ़ने आता है लेकिन वो उत्पीड़न का शिकार हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एजेंसियों की रिपोर्ट कह रही है, इसलिए इस आधार पर गाइडलाइन बनी है। प्यारे साथियों, बातें तो बहुत है कहने को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये सच है कि जहां आपकी आवाज नहीं होगी वहां सुनवाई नहीं हो। इसलिए आपको अपनी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। आज इस आंदोलन का पहला चरण है, आज यहाँ है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के नेतृत्व में भोपाल में होगा। 9 तारीख को राजस्थान में हुआ था। हम लोग इतनी चैन से नहीं बैठने वाले हैं। हमें जब मुझसे कोई पूछता है कि चंद्रशेखर भाई कैसे है जीत के, तो मैं कहता हूं मैं नहीं आया, मेरे लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, क्योंकि आज उनकी आवाज को उठाने वाला कोई भी नहीं है। आज उनके दर्द पे, उनकी दर्द पीड़ा पे बोलने वाला कोई नहीं है। मेरी क्या औकात थी कि मैं आ जाता लोकसभा में? मेरे लोगों ने वोट और नोट देके मुझे चुन के भेजा है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनकी तरफ आंच है, उनकी तरफ उंगली उठे, तो मैं भी बोलूं और अपने साथ के जागरूक लोगों को भी बोलने के लिए तैयार करूं। इसलिए आज ये आंदोलन हो रहा है। प्यारे साथियों, इस देश में संविधान है, आर्टिकल 25-26 है, धार्मिक आजादी है। मैंने आज ही पार्लियामेंट में पूछा कि आप ये बताओ, तमाम त्योहारों पे आप व्यवस्था करते हो, लेकिन भगवान बुद्ध की जयंती पे, संत कबीर जी की जयंती पे, गुरु रविदास जी की जयंती पे, पेरियार जी की जयंती पे, फूले जी की जयंती पे, साहू जी की जयंती पे, तमाम जो हमारे महापुरुष हुए हैं, मुस्लिम समाज में भी हुए, सिख समाज में भी हुए, जैन समाज में भी हुए, बौद्ध समाज में भी हुए, उनकी जयंतियों के अवसर पे, उनके धार्मिक आयोजनों पे आप बजट क्यों नहीं देते हो? बताओ। आप ईद पे क्या बजट खर्च करते हो? आप मुहर्रम पे क्या बजट खर्च करते हो? आप शब बारात पे क्या बजट खर्च करते हो? क्या इस देश के धन पे कुछ ही लोगों का अधिकार है? फिर ये देश, ये सरकार सबका साथ सबका विकास के झूठे के नारे के साथ क्यों खड़ी है? ये कहे कि धन तुम्हारा और अधिकार हमारा, धन तुम्हारा, अधिकार हमारा।